हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ विशी छतवानी। आई एम अ चार्टेड अकाउंटेंट और असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मैं गवर्नमेंट कॉलेज में। फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स लेक्चरर के लिए मैंने एक वीडियो सीरीज़ तैयार की है। उसमें आप डिफरेंट टॉपिक्स पे MCQs पाएंगे। तो उसी सीरीज़ में आज अपन रेशो एनालिसिस के क्वेश्चन करेंगे और फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम, कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम, नेट एग्ज़ाम, उन सब के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो है। तो आप देखिएगा वीडियो। चलिए इसे शुरू करते हैं। आपके लिए जो पहला क्वेश्चन आ रहा है वो है द करंट रेशियो इज 2:1 ऑन द सेल ऑफ अ फिक्स्ड एसेट फॉर 36,000 ऑन क्रेडिट, स्टेट वेदर द करंट रेशियो विल। देखिए क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसके अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करें, नो प्रॉब्लम। आप इसके ऑप्शंस देख लें और मैं ये चाहूँगा कि आप इस ऑप्शन को देखकर क्वेश्चन खुद लगाएं। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम्स के लिए तो डेफिनेट आपकी तैयारी रही होगी। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद कीजिए पॉज करके, और इसके बाद अपने आंसर क्लैरिफिकेशन के लिए मेरी बात सुन लीजिए या थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ा दीजिए तो आपको आंसर दिख जाएगा। तो सर क्वेश्चन ये है कि करंट रेशियो 2:1 है। अब आप जानते हैं सर कि करंट रेशियो बराबर क्या होता है। करंट रेशियो बराबर होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी होता है। अब मान लेते हैं कि करंट असेट तो है 2 लाख रुपया, ऐसा अपन मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं कि करंट लायबिलिटी 1 लाख है। आपको ये समझना पड़ेगा कि हमने जब फिक्स्ड एसेट्स को बेचा, देखिए ये फिक्स्ड एसेट्स है, हमने इसको बेचा तो क्या होगा, तो फिक्स्ड एसेट्स तो आपका कम हो जाएगा, ठीक है। आपने लॉस खाया है, आपको लॉस हुआ है, तो अगर इसमें शेयर होल्डर फंड होता तो आपका शेयर होल्डर फंड भी माइनस हो जाता। और हमने 36,000 का उधार दिया है तो हमारे डेटर्स बढ़ जाएंगे। ऑल्दो ये ट्रेड डेटर तो नहीं होंगे लेकिन हमारे डेटर्स बढ़ जाएंगे, हमारा करंट एसेट्स बढ़ जाएगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि नए सिनेरियो में आपका जो फिक्स्ड एसेट्स है वो हो गया, करंट एसेट्स है वो हो गया 236,000 और करंट लायबिलिटी पहले की तरह ही 1 लाख रुपए है। तो आपकी जो रेशियो रहेगी वो रहेगी 2.36। अभी आपका जो रेशियो है वो है 2:1 और बाद में जो रेशियो है वो 2.36 हो जाएगी। तो आपका रेशियो इम्प्रूव होगा। इस क्वेश्चन का आंसर सर इम्प्रूव आएगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में है इफ ओपनिंग इन्वेंट्री इज 1,20,000, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 10 लाख एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 5 टाइम्स, देन क्लोजिंग इन्वेंट्री विल बी। तो आपको ओपनिंग स्टॉक दिया गया है, COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, टर्नओवर रेशियो भी दे रखा है और आपसे क्लोजिंग स्टॉक पूछा है। तो आप कैसे करेंगे? चलिए ये है इसके ऑप्शंस, इनमें से कोई एक सही आंसर है। अब आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपका जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है उसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको पता है। अब आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 5 और आपका जो कॉस्ट है वो है 10 लाख रुपया। कॉस्ट जो गिवन है वो 10 लाख रुपया दे रखा है और जो एवरेज स्टॉक है वो एवरेज स्टॉक मिसिंग है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एवरेज स्टॉक को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले जाएंगे इधर, तो 10 लाख और 5 आ जाएगा अपॉन में नीचे इधर, ठीक है। तो आपका एवरेज स्टॉक हो जाएगा 2 लाख रुपए। आप सॉल्व करेंगे, एवरेज स्टॉक हो जाएगा 2 लाख रुपए। फर्दर यू वेरी वेल नो कि एवरेज स्टॉक कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2 करके निकलता है। अब हमें एवरेज स्टॉक तो पता है ही है, ठीक है, ये 2 लाख रुपए है ना, और आपका ओपनिंग स्टॉक है 1,20,000 और क्लोजिंग स्टॉक आपका पता नहीं है, ठीक है सर। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 लाख को 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 लाख आएगा और इधर है 1.2 लाख और इधर है आपका क्लोजिंग स्टॉक, ओके। तो क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए 1.2 लाख इधर आके लेस हो जाएगा तो आपका 2.8 लाख आंसर आएगा, ठीक है। इसका आंसर बी रहने वाला है 2.8 लाख, 2,80,000। बात आप समझिए कि क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं। देखिए जरूरी नहीं है कि आपको एक सीधा क्वेश्चन क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक गिवन होता है और फिर आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालते हैं। बट इन क्वेश्चनों में जैसे आपने देखा कि रेशियो दे रखा है, आपका जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है
और बाकी चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो कोई ना, आप फॉर्मूला लगा लीजिए। हर फॉर्मूले में जैसे 3 चीज़ें हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। इस बात को ध्यान रखिए कि इन 3 में से कोई सी भी 2 चीज़ें वो तुम्हें देगा और तीसरी वो तुम्हारे लिए गायब करेगा। तो जैसे इस क्वेश्चन में एवरेज स्टॉक गायब था, तो आप पहले एवरेज स्टॉक निकाल लो। एक बार एवरेज स्टॉक आ गया तो फिर आप याद करो कि एवरेज स्टॉक कैसे बनता है, और फिर उसको सिंपली इधर से उधर ले जाके आपका सॉल्व हो जाएगा। तो 2,80,000 इसका आंसर रहेगा। चलिए सर, एक और क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। इफ टोटल एसेट आर 1,25,000, टोटल डेट यानी कि एक्सटर्नल डेट है 1 लाख रुपया और करंट लायबिलिटी 50,000 रुपया है, डेट इक्विटी रेशियो विल बी। तो आपसे इस क्वेश्चन में सर इन्होंने मांगा है डेट इक्विटी रेशियो। अब आपको पहले तो देखो, सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है आपको फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। तो आपको ऊपर तो चाहिए लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है, और अपॉन में आपको चाहिए इक्विटी। तो ये आपके 2 मेन चीजें हैं। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने आपको डेट दे रखा है। आप अच्छे से जानते हैं कि डेट शॉर्ट टर्म भी होता है और डेट लॉन्ग टर्म भी होता है। अब जैसे इन्होंने बताया कि आपके कुल डेट 1 लाख के हैं और 1 लाख में से 50,000 रुपए के जो डेट हैं वो करंट लायबिलिटी हैं, यानी शॉर्ट टर्म डेट है, ठीक है। और बाकी जो बचा आपका, बाकी 50,000 आपका लॉन्ग टर्म डेट हो गया। तो इस क्वेश्चन में आप ये समझिए कि आपको लॉन्ग टर्म डेट तो उन्होंने दे दिया और वो 50,000 है। अब क्या मिसिंग है बेटा? इक्विटी मिसिंग है बेटा ही कह सकता हूँ, थोड़ा सा मैंने तो दे दिया, एग्जाम वगैरह पास वास हो गया, तो अब आप छोटे ही हो मुझसे, ठीक है। अब आपको क्या करना सर, देखिए यहाँ पे अपने को बैलेंस शीट बनाना। अब आप बोलेंगे सर बैलेंस शीट क्यों बनाऊंगा मैं? देख भाई, इसमें आपकी जो असेट है, देखो आपका जो असेट का टोटल है, नीचे मैं लिख लेता हूँ, वो है 1,25,000। मान ही नहीं रहा पेन, देखो आपका असेट है 1,25,000 रुपये। तो ऊपर जो टोटल होता है वो भी आपका 1,25,000 होगा। ये तो तय बात है कि बैलेंस शीट है तो इक्वल होगी। नीचे 125 है तो नीचे ऊपर भी 125 होगा। अब आपका जो डेट पार्ट है ना, डेट पार्ट यानी आपका करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी, ये दोनों मिला के तो है 1 लाख। तो आपका जो बचा हुआ फिगर है वो है 25,000 रुपये और वो है इक्विटी। ऐसा समझ नहीं आता। देखिए आपकी जो टोटल असेट है उतनी ही आपकी टोटल लायबिलिटी साइड होगी। इस 1,25,000 में से 1 लाख रुपए का तो डेट पोर्शन है, बाकी जो इक्विटी पोर्शन है यानी जो ओनर्स फंड है वो 25,000 रुपये है। वंस यू नो दैट कि ये 25,000 है, अब आपका आराम से रेशियो सॉल्व होगा बेटा। आपका रेशियो आएगा 2:1। तो इसका सी आंसर रहने वाला है 2:1। चलिए सर अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल है 9 लाख रुपया, ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 90,000, ऑपरेटिंग रेशियो विल बी। तो मैंने जैसे कहा कि आप हिंदी में भी हो सकता है एग्जाम देने जा रहे हो सकता है इंग्लिश में देने जा रहे हो, तो इसीलिए कोशिश की है कि दोनों में क्वेश्चन दिया है ताकि आप पढ़ें। मैं तो चाहूँगा कि आप पढ़ें और क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व करें। अब सॉल्व करने के लिए बेसिक बुनियादी बात यह है कि आपको ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है, जिसमें ऑपरेटिंग रेशियो दिए है। अब ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है आपका, ऊपर आता है ऑपरेटिंग कॉस्ट और नीचे आता है एक तरह से सेल्स, ठीक है। सेल बोल दो या सेल को ही आजकल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं नए जमाने में, तो आप वह वो बोल दो, कोई खास बात नहीं है। अगेन आपको ये पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे आएगी। ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए आपको एक तो चाहिए COGS और एक आपको चाहिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, यानी जो बिजनेस चलाने में खर्चा होता है उसको अपन बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब इस क्वेश्चन के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको गिवन है और वो है 90,000 रुपये। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 90,000 रुपये गिवन है। कॉस्ट सर आपको दे नहीं रखी है लेकिन इशारा दे रखा है। अब आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो है 25%। 25% का मतलब होता है 1/4, लेकिन ये जो प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है ये है 1/4 ऑन कॉस्ट। 1/4 ऑन कॉस्ट, मैं इसे यहाँ ले लेता हूँ। देखिए जो 1/4 ऑन कॉस्ट होता है दैट इज ऑल्सो 1/5 ऑन सेल। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। जो 1/4 ऑन कॉस्ट होता है वो 1/5 ऑन सेल वैल्यू होता है। तो आप अपनी जो सेल वैल्यू है विच इज़ 9 लाख रुपया, उस पर आप 1/5 अप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1,80,000 रुपया, ठीक है। बातों को समझिएगा। आपको सेल दे रखी है जो कि 9 लाख है
और अभी जो मैंने प्रॉफिट निकाला है वो 1,80,000 रुपये है। और इन दोनों का जो गैप आप करेंगे तो आपका कॉस्ट आ जाएगा, 7,20,000 रुपया। तो अगर आप बातें समझते गए तो आपकी कॉस्ट आ चुकी है विच इज़ 7.2 लाख। तो ये रहा यहाँ पे, तो आपकी कॉस्ट है 7,20,000 रुपया और आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 90,000 रुपया। टोटल आपका हो गया है 8,10,000 रुपया और नीचे की तरफ है 9 लाख रुपया और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100% से, तब आपका आ जाएगा 90%। ठीक है, मैं कहूँगा नो डाउट ये छोटा क्वेश्चन नहीं था। और इस वीडियो में मैंने मोस्टली क्वेश्चन जो लिए हैं वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लिए हैं कि अगर प्रैक्टिकल कैलकुलेशन आ जाए तो थ्योरी क्वेश्चन भी अपन आगे कवर करेंगे, पर अभी मैंने ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, तो ये एक लंबा क्वेश्चन था, इसमें आपको कहें कि कॉस्ट निकालनी पड़ेगी और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जोड़ के आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट बनानी पड़ेगी और फिर सेल से डिवाइड करके आपका ऑपरेटिंग रेशियो आ जाएगा 90%, जिसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि हम जब 100 रुपये की सेल करते हैं तो 90 रुपया हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट आती है। जब भी हम 100 रुपये की सेल करते हैं तो 90 रुपये हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट है। चलिए सर इसका आंसर देख लेते हैं। चलिए सर पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। गिवन दैट ओपनिंग इन्वेंट्री इज 1,20,000, परचेजेज 9 लाख रुपी, रिटर्न आउटवर्ड यानी परचेज रिटर्न है 40,000 एंड द क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 20,000 लेस देन द ओपनिंग इन्वेंट्री, देन द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो विल बी। वेल आपसे ना पूछा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। आप अच्छे से जानते हैं सर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए आपको ऊपर तो चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो हमने माल बेचा उसकी आपको कॉस्ट चाहिए। नीचे आपको क्या चाहिए, एवरेज स्टॉक चाहिए। ठीक है, अपन आराम से बात करते हैं। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे बनता है, इसके लिए आपको देखना पड़ता है आपका ओपनिंग स्टॉक क्या था, आपने परचेज कितना किया और आपका क्लोजिंग स्टॉक क्या है। ये तीन चीज़ें देखनी होती है। जैसे इस क्वेश्चन में दिखा हुआ है कि ओपनिंग स्टॉक है 1,20,000 रुपये, ठीक है, और जो आपका परचेज है वो है 8,60,000 रुपये, क्योंकि आपने 9 लाख में से 40,000 का माल तो रिटर्न ही कर दिया, तो आपका जो परचेज है वो है 8,60,000 रुपये। और क्लोजिंग स्टॉक जो है जो कि पहले से 20,000 कम है यानी वो 1 लाख है। ओके, आप इस बात को समझिए कि हमारे पास कुछ ओपनिंग स्टॉक पहले का है, कुछ हमने परचेज किया। ठीक है, दोनों को मिलाएं तो हमारे पास नया और पुराना मिला के 9.8 लाख का माल हो गया। इसमें से 1 लाख का माल बच गया, इसका मतलब है हमने 8,80,000 का माल बेचा। आई रिपीट आप देखिए अपना पुराना स्टॉक कितना था और हमने परचेज कितना किया, उनको जोड़ दो, ये तो है आपका टोटल स्टॉक। और टोटल स्टॉक में से जो माल बच गया उसे आप हटा दो, तो 8,80,000 का माल अपन ने बेचा। तो ये तो हो गया आपका न्यूमरेटर, ऊपर की तरफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आपको चाहिए एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक के लिए आपको ओपनिंग स्टॉक चाहिए और आपको क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, अपॉन में 2 करना है आपको। तो आप 1,20,000 का और 1 लाख रुपया इन दोनों का औसत बनाएंगे। 1,20,000 का और 1 लाख रुपए का आप औसत बनाएंगे तो वो आएगा 1.1 लाख। तो ऊपर है 8,80,000 और नीचे है 1,10,000। आप सॉल्व करेंगे तो बड़े आराम से आपका 8 टाइम्स आएगा। टर्नओवर रेशियो का आंसर हमेशा टाइम्स में आया करते हैं, तो इसका आंसर 8 टाइम्स रहने वाला है। चलिए सर अगला क्वेश्चन है। अ फर्म्स वर्किंग कैपिटल इज 90,000, इट्स करंट रेशियो इज 3.5:2, इट्स करंट एसेट्स विल बी। तो आपको इस क्वेश्चन में करंट एसेट्स का पता करना है। अब हमेशा जो दे रखा होता है पहले उसका इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे आपको वर्किंग कैपिटल का रेशियो पता है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ये आपको पता है। और अब आप देखो तो आपको वर्किंग कैपिटल 90,000 रुपया है, 90,000 है, ये पता है, और फिर भी आपको अभी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी नहीं पता है। अब इसके बाद आपको दूसरा हिंट दे रखा है करंट रेशियो, और करंट रेशियो बराबर होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। वेल अगर करंट रेशियो की बात करें, ठीक है, तो आपका करंट रेशियो दे रखा है 3.5/2। ओके, और अगेन प्रॉब्लम ये है कि इसमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दोनों के दोनों मिसिंग है। देखिए जब भी दोनों चीज़ें मिसिंग हो ना, तो आप क्या किया करो, करंट लायबिलिटी को x मान लिया करो। ठीक है, तो अब मैं इसको भर के बताता हूँ। यहाँ पे जैसे करंट लायबिलिटी है उसकी जगह मैंने x पुट कर दिया, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आप पाएंगे कि 2 करंट एसेट्स इक्वल टू 3.5x हो गया है। 2 करंट एसेट्स इक्वल टू 3.5x। तो अभी भी चीज़ें आसान नहीं है। आप देखिए, आपको यहाँ वर्किंग कैपिटल 90,000 पता है, पर अब आप देखिए कि करंट एसेट्स, कुछ ज़्यादा ही टफ क्वेश्चन हो गया है। तो करंट एसेट्स का हो जाएगा 3.5x अपॉन 2। सर ऐसा कैसे? अब देखो 2 करंट एसेट्स है ना, तो एक करंट एसेट्स के लिए आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो गया आपका 1.75x। इवेंचुअली यू विल गेट कि करंट एसेट्स बराबर है 1.75x। तो यहाँ पे आप करंट एसेट्स की तरफ तो रखिए 1.75x और करंट लायबिलिटी की तरफ रखिए आप x। तो जो दोनों का गैप है वो है 0.75x, और ये अभी जो आया है ये सब बराबर होने वाला है 90,000 के। ठीक है, 90,000। ओके, तो अब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो इधर 90,000 रहेगा और अपॉन में बेटा आपका रहेगा 0.75। इसको आप सॉल्व करेंगे ना बेटा, तो आपका जो आएगा वो आएगा 1,20,000 रुपया। तो इस क्वेश्चन का जो करंट लायबिलिटी है वो आया है 1,20,000 रुपये। अगेन आप वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले में एक तरफ करंट एसेट्स होता है, इसमें से करंट लायबिलिटी माइनस होता है। अगर अपन करंट लायबिलिटी को इधर ले आए, ठीक है, या वर्किंग कैपिटल कितना है, वर्किंग कैपिटल दे रखा है आपको 90,000 रुपया। ठीक है, और करंट एसेट्स मिसिंग है और आपका करंट लायबिलिटी आ चुका है जो कि 1,20,000 है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा साइड चेंज करेंगे, जो मैं कह रहा था कि करंट लायबिलिटी को आप इधर लाएंगे तो 90,000 रुपये और 1,20,000 रुपये, ये आपका 2,10,000 आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीन काफ़ी भर चुकी है तो मैं अब नहीं कर रहा इसको, बट आप समझ लीजिए 120,000 इधर आ जाएगा ना, तो 90 में ऐड हो जाएगा तो ये 2,10,000 आएगा। तो इसका आंसर 210,000 रहने वाला है। मैं फिर कहूँगा क्वेश्चन आप खुद लगाइए, ज़रूरत होने पर यहाँ से देखिए। चलिए सर, वेल 7 क्वेश्चन है, गिवन दैट करंट रेशियो इज 2.5, क्विक रेशियो इज 1.5, वर्किंग कैपिटल 60,000, द वैल्यू ऑफ करंट लायबिलिटी विल बी। ठीक है, कई बार देखो आपको नहीं पता लगेगा क्वेश्चन शुरू कैसे करना, तो मेरा मानना है कि जो आपको गिवन है वहां से आप शुरू हो जाइए। जैसे इस क्वेश्चन में अब आपको करंट रेशियो तो दिख ही रहा है। अब करंट रेशियो क्या होता है, करंट असेट्स ऊपर आता है और करंट लायबिलिटी नीचे होता है। ठीक है, अब आप देखो कि करंट रेशियो 2.5 है और ये दोनों चीजें गायब है। आप अच्छे से देख लीजिए, करंट असेट्स भी नहीं है, करंट लायबिलिटी भी नहीं है, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा मैं कुछ और ले लेता हूँ, तो फिर मुझे ध्यान आया वर्किंग कैपिटल भी इस जैसा ही फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब मैंने वर्किंग कैपिटल देखा, वर्किंग कैपिटल है 60,000। प्रॉब्लम यही है कि इसमें भी आपका करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी दोनों का दोनों गायब है। ठीक है, तो जैसे मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में कहा कि आप करंट लायबिलिटी को x मान लेना और बिल्कुल आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए बेटा, करंट लायबिलिटी को x मान लीजिए। ठीक है, और ये जैसे मैंने करंट एसेट्स रखा और मैंने करंट लायबिलिटी को x मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपका 2.5x बराबर करंट एसेट्स। तो आपके पास करंट एसेट्स की वैल्यू आ गई। वंस यू गेट द करंट एसेट्स वैल्यू जो कि है 2.5x और ये x था, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1.5x। यहाँ पे आपका 60,000 दे रखा है, तो अब आप x की वैल्यू निकाल लो। ऊपर तो है 60,000 और नीचे है 1.5, तो सॉल्व करेंगे तो आपका 40,000 आ जाएगा। अब आप ये मत कहना यार कि सर 60,000 1.5 कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसका भी बता दूं मैं आपको। इधर से पॉइंट रिमूव करके ऊपर एक जीरो बढ़ा देते हैं और फिर इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो आपका करंट लायबिलिटी हो गया 40,000 रुपया। और लेकिन अच्छा, हमसे करंट लायबिलिटी पूछा है ना, करंट एसेट्स पूछता तो थोड़ी मेहनत और करते, अभी तो करंट लायबिलिटी पूछा है तो 40,000 हो जाएगा, तो इसका आंसर बी रहने वाला है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अ कंपनीज एक्सटेंड्स क्रेडिट टर्म्स ऑफ 45 days टू इट्स कस्टमर्स, its credit collection would be considered poor if its average collection period was। देखिए, एक कंपनी अपने ग्राहकों को 45 दिन की उधार देती है। जनरली कंपनी बोलती है भाई हमसे माल ले जाओ, 45 डेज में दे देना। अब अच्छी कंपनी वही है कि जितने दिन का क्रेडिट दिया है उतने में अपना पैसा वसूल कर ले,
अब अगर कंपनी 30 डेज में पैसा वसूल करती है, 30 डेज में वसूल करती है तो मैं कहूँगा अच्छी बात है। अगर कंपनी 52 दिन में पैसा वसूल करती है तो एक खराब बात है। 41 दिन में वसूल करती है तो अच्छी बात है, और 36 दिन में वसूल करती है तो भी अच्छी बात है। कि सर हमें समझ नहीं आया। देखिए आपका 45 दिन का क्राइटेरिया है। अगर 45 दिन के अंदर अंदर हम पैसे वसूल कर पाते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपनी क्रेडिट पॉलिसी को चला पा रहे हैं अच्छे से, और हमारे कस्टमर भी हमारा ध्यान रखते हैं और हम भी उनसे टाइमली कलेक्शन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखो कि आपको 52 दिन लग रहे हैं, 45 दिन का बोल के भी 52 डेज लग रहे हैं, तो इसका मतलब है हमारा कलेक्शन करने वाले जो बंदे हैं वो अपना काम सही से नहीं कर रहे। तो 52 डेज इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। वेल, 9th क्वेश्चन है, इन अ कंसर्न टोटल असेट टू डेट रेशियो इज 3:1, इट्स टोटल असेट्स आर 12 लाख रुपी एंड करंट लायबिलिटीज आर 80,000, इट्स इक्विटी इज। तो आपको इसमें ओनर्स की इक्विटी बतानी है। और मैंने जैसे कहा, आप ट्राई कीजिएगा कि जो क्वेश्चन जो आपको दे रखा है ना, कुछ बच्चे क्या होते हैं जिसे सोचेंगे कि है ना कैसे निकलेगा कैसे निकलेगा। मैं तो कहता हूँ आपको जो गिवन है आप तो उसे अप्लाई करना शुरू कर दो। जैसे इस क्वेश्चन में आपको टोटल असेट टू डेट रेशियो दे रखा है, तो ऊपर आपको टोटल असेट और नीचे आपको डेट पता है, और ये डेट कौन सी है? लॉन्ग टर्म डेट है। ठीक है, कीप इन माइंड ये जो डेट है वो आपकी लॉन्ग टर्म डेट है। अब आपका रेशियो क्या कहता है? 3:1, तो यहाँ पे 3 रखिए, यहाँ पे 1 रखो। और टोटल असेट्स कितना है? टोटल असेट्स आपका 12 लाख रुपए है। ठीक है, सिंपली 12 लाख रुपया। और डेट आपका मिसिंग है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डेट 3 नीचे चला जाएगा, डेट इधर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका डेट बराबर हो जाएगा ये 12 लाख डिवाइडेड बाय 3, तो आपका डेट बराबर हो जाएगा 4 लाख रुपए। ओके, आराम से। अब आप एक बैलेंस शीट फ्रेम करो। बैलेंस शीट में जितना टोटल नीचे होता है, जैसे आपका नीचे टोटल है 12 लाख रुपया, तो उतना ही टोटल आपका ऊपर होता है 12 लाख रुपया। असेट्स और लायबिलिटी हमेशा बराबर होते हैं। ऊपर की तरफ क्या क्या होता है? एक होता है आपका शेयर होल्डर फंड, एक होता है नॉन करंट लायबिलिटी, और एक होता है करंट लायबिलिटी। अब आपका बेटा करंट लायबिलिटी जो है वो है 80,000 रुपया। करंट लायबिलिटी आपको 80,000 रुपया दे रखा है, और आपका नॉन करंट लायबिलिटी अभी अभी आया है, और वो आया है 4 लाख रुपए। तो यहाँ पे 4,80,000 तो ऑक्यूपाई हो गया, बाकी जो गैप बचा है वो है 7,20,000 रुपया। बाकी का जो गैप है दैट इज 7,20,000। तो ये है आपकी ओनर्स इक्विटी 720,000। ठीक है सर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। शेयर कैपिटल 5 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस 40,000, करंट एसेट्स 180,000, नॉन करंट एसेट्स 7,20,000, द प्रोप्राइटरी रेशियो इज। अब आपसे पूछा है इन्होंने ओनर्स का रेशियो या प्रोप्राइटरी रेशियो। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं कहता हूं कि आपको पता होना चाहिए कि प्रोप्राइटरी रेशियो कैसे बनता है। तो प्रोप्राइटरी रेशियो के लिए ऊपर के चाहिए आपको शेयर होल्डर फंड, और नीचे आपको चाहिए टोटल असेट। ठीक है, और इस क्वेश्चन में आपको नॉन करंट एसेट्स दे रखा है और आपको करंट एसेट्स भी दे रखा है, तो आपके दोनों एसेट मिला दो तो 9 लाख रुपए। तो आपको 9 लाख रुपए के एसेट दे रखे हैं, और शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस ये हो गया आपका 5.4 लाख रुपया। तो ऊपर है 5.4 और नीचे है 9 लाख रुपए। लाख से लाख रिमूव हो गया तो क्या बचा? ऊपर बचा 5.4 और नीचे बचा 9। इसकी आप सॉल्व कर लीजिए, पॉइंट रिमूव कर दीजिए। पॉइंट रिमूव करेंगे तो नीचे 0 आएगा, खैर बात वही पड़ेगी, आपको वापस लगाना ही पड़ेगा। तो 0.6, आप 9 6 54, 0.6। इसका मतलब ये होता है कि रुपए में से 60 पैसा ओनर ने लगा रखा है, 1 रुपए में से 60 पैसा ओनर्स ने लगा रखा है। तो इसका आंसर बी रहने वाला है। सर जैसा आप देख रहे हैं कि इन क्वेश्चनों में मैंने मोस्टली क्वेश्चन प्रैक्टिकल लिए हैं, हालांकि आने वाली वीडियोस में मैं थ्योरी क्वेश्चन भी कराऊंगा। बट आप एक बात जरूर समझिएगा कि भले आज आप कंपटीशन एग्जाम लगा रहे हो, लेकिन एंड ऑफ द डे मकसद क्या है कि अपन एक स्कूल लेक्चरर हो जाएं या एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाएं। वहाँ डेफिनेटली आप बच्चों को फेस करेंगे, वहाँ बच्चे हर तरह के क्वेश्चन पूछेंगे और आप हर तरह के क्वेश्चन कराने चाहेंगे। तो इसलिए इन क्वेश्चनों को भी कीजिए। और मैं तो कहूँगा कि भले ही पेपर पैटर्न अधिकतर एमसीक्यू फॉर्म में होता हो, तो भी आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लगाने चाहिए, क्योंकि एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 20 एमसीक्यू के बराबर होता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। तो
आप ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी कीजिए और फिर उसकी नॉलेज के बेस पे आप एमसीक्यूज़ को धड़ाधड़ सॉल्व कीजिए। मैंने मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पे बहुत सारा कंटेंट पोस्ट कर रखा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ दिन देखिए आपको चैनल कैसा लगता है, उसमें कंटेंट है आपके मतलब का जो कंटेंट हो आप वहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा नीचे भी एक स्लोगन चल रहा है कि एक कॉमर्स पॉइंट ऐप करके है, आप वो कॉमर्स पॉइंट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे भी कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट अवेलेबल है। चलिए सर, तो अभी अपन और क्वेश्चन करेंगे, 10 क्वेश्चन और। इस वीडियो में मैं 20 क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन पेपर थोड़ा लेंदी हो जाएगा, प्रैक्टिस तो आप चाहें तो 2 हिस्सों में देख सकते हैं, बट एक सिटिंग में 40-50 मिनट की कैपेसिटी तो होनी ही चाहिए। चलिए सर 11th क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 3,20,000, यानी सेल दे रखी है 3,20,000 रुपए एंड ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑफ द कॉस्ट। तो इन्होंने हमसे पूछा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। वेल यू वेरी वेल नो कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलता है। ऊपर आपको ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, नीचे आपको सेल चाहिए, मल्टीप्लाई में आपको 100 चाहिए। अब ये क्वेश्चन 2 तरीके से हो सकता है सर। पहले मैं आपको देसी तरीका या जो रियल तरीका है वो बताता हूँ। देखिए, माना आपकी जो कॉस्ट है वो है 100, आपकी कॉस्ट है 100, क्वेश्चन में लिखा है, और आपका जो प्रॉफिट है वो है 25%, बिकॉज यू आर सेइंग दैट कि आप 25% कमा रहे हैं कॉस्ट पे, तो आपका सेल हो गया 125। 100 आपकी कॉस्ट है, 25 आपका मुनाफा है, 125 आपकी सेल है, यानी आपका प्रॉफिट कितना है? आपका प्रॉफिट है 25/125, यानी आप 125 रुपए की सेल करते हो तो 25 रुपए कमाते हो, 125 रुपए की सेल करते हो तो 25 रुपए कमाते हो। इस क्वेश्चन में आपकी जो सेल है वो है 3,20,000 रुपए। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे 64,000 रुपए। कि सर ये 64,000 क्या आया? ये 64,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। 64,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, और जैसा कि सेल आपकी गिवन है, आपकी सेल 3,20,000 है, और आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका 20%, ठीक है सर, आपका 20% रिजल्ट आएगा। तो इसका आंसर सी रहने वाला है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20%। वेल, अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग रेशियो। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है 40% ऑन कॉस्ट, सेलिंग एक्सपेंसेस 12,500, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 10,000, और आपसे पूछा है ऑपरेटिंग रेशियो। अब आप कैसे करेंगे? फर्स्ट यू नीड टू नो कि ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है। तो उसके लिए आपको ऊपर तो रखनी है ऑपरेटिंग कॉस्ट और नीचे रखनी है सेल। अब आपको इस क्वेश्चन में सेल दे रखा है जो कि है 6,30,000 रुपये आपको सेल दे रखा है, ठीक है। और ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे आता है? इसके लिए आपको COGS लेना होता है, और साथ ही में आपको अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेने होते हैं। ऑफिस पे जो खर्चा होता है और सेल पे जो खर्चा होता है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। तो 12,500 और 10, 22,500 रुपये, 22,500 रुपये के आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं। और COGS यानी कॉस्ट आपको नहीं दे रखी, लेकिन आपको बता रखा है कि माना हमारी कॉस्ट 100 है, तो हमारा प्रॉफिट जो है वो 40 है, तो हमारा जो सेल है वो 140 है। तो यानी हमारी जो सेल है वो 140 को रिप्रेजेंट करती है। अब आपकी जो सेल है जो कि 6,30,000 रुपये है, और वो 140 को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई में आप 100 रखेंगे तो आपको अपनी कॉस्ट पता लग जाएगी। अगर आप मल्टीप्लाई में 40 को रखेंगे तो आपको अपना प्रॉफिट पता लग जाएगा, और मल्टीप्लाई में 100 रखेंगे तो आपको अपनी कॉस्ट पता चल जाएगी, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व जब करने लगेंगे तो आपके पास 4.5 लाख रुपए आ जाएगा, ठीक है। तो 4.5 लाख आपकी कॉस्ट आ गई है। अब यहाँ आ जाइए, 4.5 लाख रुपए आपकी कॉस्ट है और 22,500 आपका और खर्चा है, तो आपका जो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट हुआ वो हुआ 4,72,500, और आपकी जो सेल गिवन है वो है 6,30,000 रुपये। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 4,72,500 बटा हुआ 6,30,000 रुपया, ठीक है। तो 55% से तो नहीं आएगा, 85% से भी ये नहीं आएगा, ये 75% से आ जाएगा। और आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा कैलकुलेशन वाइज, तो
75% इसका आंसर रहने वाला है। चलिए सर, बिल्कुल ठीक है। चलिए सर, 13वां क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ROI निकालनी है। आजकल ये बहुत पॉपुलर टर्म है ROI, कि हमने जो लगाया है उस पर मिलेगा कितना। अब आपको दे रखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 4,05,000 रुपये। ये आपने जो प्रॉफिट कमाया है वो टैक्स और इंटरेस्ट के बाद कमाया है। डिवेंचर्स 10% 15 लाख रुपए, तो इसका मतलब है इंटरेस्ट 1.5 लाख रुपए के आसपास हो गया। टैक्स 10%, कैपिटल एम्प्लॉयड 30 लाख रुपी। वेल, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को निकालना अगर है आपको, या कहें ROCE अगर आपको निकालना है, तो एक तो आपको चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कि आपने ओरिजिनली कितना प्रॉफिट कमाया, और एक आपको आपकी कैपिटल देखनी है। ठीक है, मल्टीप्लाई में 100 तो होना ही है। अब आपकी जो कैपिटल है वो 30 लाख रुपए है, तो ये तो आपको साफ दे रखा है। आपने ओरिजिनली कितना प्रॉफिट कमाया था ये नहीं दे रखा है, इसकी जगह आपको प्रॉफिट आफ्टर दे रखा है। तो देखिए, आपको एक टेबल पता होनी चाहिए, एक सीक्वेंस पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो होता है वो होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। लॉजिकली सबसे पहले ये आता है। इसमें से अपन पहले इंटरेस्ट माइनस करते हैं और उसके बाद अपन टैक्स माइनस करते हैं, तो अपना नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। अब नीचे आपको जो दे रखा है वो है अमाउंट 4,05,000 रुपए। ओके, और जो टैक्स है वो है आपका 10%। इसका मतलब ये समझिए कि यहाँ पे जो अमाउंट था उसका 10% टैक्स में चला गया। ठीक है, इसका मतलब यहाँ जो नीचे बचा है वो 90% है। ये जो आप अमाउंट देख रहे हैं 4,05,000 रुपये, ये फुल अमाउंट नहीं है, ये 90% है। तो आप 4,05,000 के नीचे 90% रखेंगे और सॉल्व करेंगे, तो आप पाएंगे कि यहाँ पे 4.5 लाख था। यानी ओरिजिनल हमने 4.5 लाख कमाया था, 45,000 रुपया हमारा टैक्स में चला गया, तो हमारा 4,05,000 बचा। इंटरेस्ट की अमाउंट आपकी आ जाएगी 1,50,000, जो डिवेंचर पे है उस डिवेंचर पे आ जाएगा आपका इंटरेस्ट 1,50,000 रुपया। तो ओरिजिनली आपने कमाया है 6 लाख रुपया। तो इस क्वेश्चन में ओरिजिनली आपने 6 लाख कमाया है, 30 लाख रुपए लगाकर मल्टीप्लाई कर दें 100 से, यानी परसेंटेज में देने के लिए, तो यू विल फाइंड कि आपका जो आंसर आ रहा है वो है 20%। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस नहीं आए, ये आ गए हैं ऑप्शन सब, और 20% इसका आंसर रहने वाला है। चलिए सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है परचेज ऑफ अ फिक्स्ड एसेट्स बाय इशूइंग डिवेंचर विल डैश डैश द डेट इक्विटी रेशियो। ऑप्शन देखते हैं। इंक्रीज, डिक्रीज, नो चेंज, मे इंक्रीज और मे डिक्रीज। देखिए, बात चल रही है डेट इक्विटी रेशो की। ठीक है, डेट इक्विटी रेशो। तो ऊपर आपको डेट चाहिए लॉन्ग टर्म वाले, और नीचे आपको इक्विटी चाहिए। ओके, अब मान लेते हैं कि अभी आपके डेट 2 लाख के हैं और इक्विटी 1 लाख के हैं, मान लेते हैं। अब इन्होंने क्या किया, डिवेंचर इशू किया। क्यों इशू किया? क्योंकि इनको फिक्स्ड एसेट खरीदनी थी। तो एक तरफ तो इनका फिक्स्ड एसेट्स बढ़ेगा क्योंकि परचेज किया है, और दूसरी तरफ इनका जो लॉन्ग टर्म डेट होता है, जो लंबे समय का डेट होता है, वो बढ़ेगा। तो अगर ये खरीदी 1 लाख रुपए की भी मान ली जाए, कुछ भी मान सकते हो, तो आपका ये डेट है ये 2 लाख रुपए से बढ़ के 3 लाख हो जाएगा। अभी जो ये डेट 2 लाख है ये 3 लाख हो जाएगा। तो डेफिनेटली आपका रेशियो इज गोइंग टू इंक्रीज। पहले आपका रेशियो अर्लियर जो था वो 2:1 था, अब जो रेशियो है वो 3:1 है, तो इसका आंसर इंक्रीज बनेगा। वेल, 15वां क्वेश्चन है, इफ कैपिटल एम्प्लॉयड इज 8 लाख रुपी, टोटल डेट इज 5 लाख रुपी, करंट लायबिलिटी इज 2 लाख रुपी, देन द वैल्यू ऑफ डेट इक्विटी रेशियो इज। तो हमसे इन्होंने पूछा है डेट इक्विटी रेशियो। तो इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर तो आपको डेट लगाने पड़ेंगे लॉन्ग टर्म वाले, और नीचे की तरफ आपको इक्विटी रखना होगा। और चलो, डेट तो उन्होंने थोड़े बहुत दे रखे हैं, आपको बता रखा है कि आपके डेट 5 लाख हैं। और डेट 2 तरह के होते हैं जी, कुछ तो होते हैं आपके करंट लायबिलिटीज और कुछ होते हैं आपके लॉन्ग टर्म डेट। अब आपके 5 लाख के डेट में से 2 लाख रुपए के डेट तो करंट लायबिलिटीज हैं, तो इसका मतलब है बाकी जो है डेट
वो आपके लॉन्ग टर्म है और जो कि 3 लाख है, ठीक है। तो आपके ऊपर ऊपर तो 3 लाख के लॉन्ग टर्म डेट सेट हो गए और इस क्वेश्चन में आपके इक्विटी अभी मिसिंग है। अब आपका मैं आपको थोड़ा बैलेंस शीट बताऊं तो बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले होता है शेयर होल्डर फंड, फिर होता है आपका नॉन करंट लायबिलिटी और फिर इसके बाद आपका होता है करंट लायबिलिटी। और ये जो दोनों हैं इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर मैं इस क्वेश्चन को भरना शुरू करूं तो आपका करंट लायबिलिटी 2 लाख रुपए आ चुका है, ठीक है। करंट लायबिलिटी 2 लाख रुपए आ चुका है और लॉन्ग टर्म डेट भी 3 लाख रुपए आ चुका है और आपका कैपिटल एम्प्लॉयड जो दे रखा है वो 8 लाख रुपए दे रखा है। तो 8 लाख में से बाकी यहाँ पे जो शेयर होल्डर फंड है वो 5 लाख रुपए आ जाएगा। हमारा बिल्कुल स्ट्रक्चर जम गया है। हमारे शेयर होल्डर फंड यानी जो इक्विटी होता है वो आ चुका है और हमारा जो इक्विटी है वो 5 लाख रुपए है। तो ऊपर 3 लाख है, नीचे 5 लाख है और इसका आंसर 3:5 होने वाला है। यस, इसका आंसर बी रहेगा 3:5। The next question is the current assets and current liabilities of accounts Alpha Limited are 3 lakh and 2 lakh respectively. The company is planning to avail a bank loan. एक कंपनी है उसे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दे रखे हैं और कंपनी बैंक लोन लेना चाहती है। द मिनिमम करंट रेशियो रिक्वायर्ड बाय द बैंक इज 2:1। बैंक ने कहा आपको हम दे देंगे लोन लेकिन आपका जो रेशियो है वो 2:1 होना चाहिए। द अमाउंट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर टू बी पेड टू अचीव द डिजायर्ड लेवल ऑफ करंट रेशियो। तो बताओ इनको कितना पैसा क्रेडिटर्स को देना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी हो सकता था पर अपने तो एमसीक्यू फॉर्म है तो आप इसको ऑप्शन की मदद से करेंगे तो ज़्यादा आसानी से होगा। देखिए आप जानते हैं कि अभी आपका जो करंट रेशियो है, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब आपका करंट एसेट्स है 3 लाख और करंट लायबिलिटी है 2 लाख। ये तो अभी की पोजीशन है। अब इन्होंने कहा कि अपने को अभी तो इनका रेशियो आ रहा है लाइक 3:2 पर इनको जो रेशियो चाहिए वो चाहिए 2:1। 2:1 चाहिए। अब 2:1 कैसे हासिल करेंगे? तो उन्होंने कहा हम पेमेंट कर देते हैं। देखिए अगर आप पेमेंट करेंगे तो आपके करंट एसेट्स में से पैसा जाएगा और चूंकि आप क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे तो आपके करंट लायबिलिटी में भी सेप जाएगा। तो या तो आप इसको x मान के सॉल्व कीजिए, ठीक है। x मान के भी सॉल्व कर सकते हैं जो कि थोड़ा एक टफ तरीका है। आप ऑप्शन रख के भी सॉल्व कर सकते हैं कि मानो आपने ए ऑप्शन रखा और ए ऑप्शन में आपने 1 लाख रुपए चुका दिया। तो अगर आपने 1 लाख रुपए चुका दिया तो आपके पास पीछे की तरफ 2 लाख बच गए और आपकी जो लायबिलिटीज थी उसमें से भी 1 लाख चला जाएगा तो आपका लायबिलिटी 1 लाख रह जाएगा। तो आपका 2:1 सॉल्व हो जाएगा। अच्छा रहा कि इसमें ए ऑप्शन लगाने से ही हो गया। वैसे आप बी सी डी ऑप्शन भी लगा के चेक कर सकते हैं। मैं दोबारा दोहराता हूँ, अभी आपका 3 लाख और 2 लाख का पोजीशन है। अगर आप पेमेंट करेंगे तो एक तरफ आपका कैश जाएगा और दूसरी तरफ आपका क्रेडिटर कम होगा। तो 1 लाख रुपए पे करने से 1 लाख रुपए पे करने से ऊपर 2 लाख हो जाता है और नीचे 1 लाख हो जाता है और हमारा रेशियो लाइक 2:1 हो जाता है। तो हमारा जो पर्पज़ है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इसका आंसर सर जो रहने वाला है वो आपका ए आंसर रहने वाला है। चलिए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बीटा लिमिटेड का करंट रेशियो 4:1 है और इनका लिक्विड रेशियो 2.5:1 है। ये मान लें कि स्टॉक अगर 22,500 है तो करंट एसेट्स कितना है? इस पूरे वीडियो में अपन ने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन प्रैक्टिकल रखे हैं। तो अब अगर अपन इस क्वेश्चन को देखें, आप देखिए सर इनका आपको एक तरफ दे रखा है करंट रेशियो और एक तरफ इन्होंने दे रखा है लिक्विड रेशियो। अब करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी और लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड रेशियो अपॉन लिक्विड असेट्स अपॉन लिक्विड या कहें करंट लायबिलिटी, ठीक है। आप अगेन देखिए दोनों फॉर्मूलों में करंट लायबिलिटी कॉमन है। इसमें भी करंट लायबिलिटी है और इसमें भी करंट लायबिलिटी है। अब नंबर से बात शुरू करें तो आपका करंट रेशियो दे रखा है 4:1 और करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के बारे में हमें जानकारी नहीं है। आपका लिक्विड रेशियो दे रखा है 2.5 लेकिन इसमें भी आपको लिक्विड एसेट्स और करंट लायबिलिटी की जानकारी नहीं है। बहुत अच्छा तरीका क्या है
कि आप करंट लायबिलिटी को x मान लीजिए, तो मैंने यहाँ पे x रख दिया, यहाँ x रख दिया और यहाँ पे भी x रख दिया। अब x जब रखते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो करंट एसेट्स की वैल्यू आती है 4x, और इसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे लिक्विड एसेट्स की वैल्यू आती है 2.5x। फिर आप जानते हैं कि अगर करंट एसेट्स में से स्टॉक को हटा दें तो लिक्विड एसेट आता है, यानी अगर 4x में से 22,500 रुपये को हटा दें तो आपका 2.5x आता है। अगर आप इसे क्रॉस इधर से उधर साइड चेंज करें तो आपका 1.5x आता है, बराबर 22,500 आता है। तो आपकी जो x की वैल्यू है वो 15,000 आ जाएगी। पर याद रखिएगा 15,000 आपकी करंट लायबिलिटी की वैल्यू आई है, करंट एसेट्स की वैल्यू इससे चौगुनी है। x का वैल्यू आते ही आप 15,000 आंसर मत देखना, x तो आपका करंट लायबिलिटी आया है, आपका करंट एसेट जो है वो 4 गुना है, यानी इसका आंसर 60,000 रुपये आएगा। चलिए सर आखिरी 3 क्वेश्चन और देख लेते हैं। अ फर्म हैज़ करंट रेशियो ऑफ 4:1 एंड क्विक रेशियो ऑफ 2.5:1, अज्यूमिंग इन्वेंट्रीज आर 22,500, टोटल अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटीज विल बी। ये वही क्वेश्चन है जो अभी अपन ने किया था, तो एक बार मैंने दोबारा ऐसे लिया है। चलिए एक बार दोबारा सीखते हैं। आपका करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, और आपका जो क्विक रेशियो होता है उसका फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। पहला रेशियो आपका दे रखा है 4/1 और CA और CL दोनों मिसिंग है, और जो आपका क्विक रेशियो है वो दे रखा है आपका 2.5/1, और ये दोनों चीज़ें भी मिसिंग है। इन्होंने अगर दिया भी है तो आपको केवल स्टॉक दिया है, उससे कुछ नहीं होना। मैं ये कह रहा था कि करंट लायबिलिटी को आप x मान लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे आप x रख लीजिए, यहाँ पे भी x रख लीजिए। तो आप क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे कि करंट एसेट्स बराबर हो गया 4x, और इधर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पाएंगे कि लिक्विड एसेट बराबर हो गया 2.5x। फिर आप ये जानते हैं कि करंट एसेट्स में से स्टॉक को हटा दें और प्रीपेड को हटा दें तो लिक्विड एसेट्स आता है। अब इस क्वेश्चन में प्रीपेड तो है नहीं, अब जहाँ पे करंट एसेट्स है वहाँ पे आप 4x रखिए, जहाँ स्टॉक है वहाँ आप 22,500 रुपये को रखिए, और जहाँ लिक्विड एसेट्स हैं वहाँ आप 2.5x को रखिए। अब साइड चेंज कीजिए, 22,500 को आप उस तरफ ले जाइए और 2.5x को आप इधर लाके माइनस कर दो, तो आपका 1.5x आएगा। इसके बाद आप x की वैल्यू सॉल्व कर दीजिए, उसके लिए 22,500 के नीचे 1.5 आ जाएगा। अल्टीमेटली यू विल सी 15,000 आ जाएगा, और ये 15,000 आपका करंट लायबिलिटी ही आया है, क्योंकि आपने x की वैल्यू सॉल्व की है। इस क्वेश्चन में इन्होंने करंट लायबिलिटीज ही पूछा है, तो आपका 15,000 आंसर होने लगेगा। पिछले क्वेश्चन में इन्होंने करंट एसेट्स पूछा था, तो आपको 4 गुना करना पड़ेगा, और अगर आपसे लिक्विड एसेट्स पूछता तो आपको 2.5 गुना करना पड़ेगा। तो एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, यू वेरी वेल नो दैट। चलिए एक क्वेश्चन और। रणवीर लिमिटेड हैज़ अ करंट रेशियो ऑफ 3:1, इट्स स्टॉक इज 40,000 एंड करंट लायबिलिटीज आर 75,000। ठीक है, हिंदी में भी क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी, आप जिसमें कंफर्टेबल हो आराम से पढ़िए। मैं तो कहूँगा वीडियो को बार बार पॉज कीजिए, अब आप इस क्वेश्चन को खुद लगाइए। है इसमें इन्होंने फाइनली आपसे पूछा है लिक्विड एसेट्स कितना है। ठीक है, तो जो मांगा गया है वो है लिक्विड एसेट्स, पर पहले हम ये देखेंगे दे क्या रखा है। तो आपको बेटा इन्होंने करंट रेशियो दे रखा है। करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज होता है, और बहुत अच्छी बात है कि आपको करंट लायबिलिटीज गिवन है, फिर तो सॉल्व ही हो गया क्वेश्चन, क्योंकि करंट रेशियो 3/1 है, करंट एसेट्स मिसिंग है, तो क्या हुआ, करंट लायबिलिटी तो आपको दे ही रखे हैं जो कि 75,000 रुपये के हैं। अब आप इसको 75,000 को इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आप पाएंगे कि आपका करंट एसेट्स 2,25,000 हो गया। और एक बार जब आपका ये 2,25,000 रुपये आ गया है, ठीक है, 2,25,000 रुपये का करंट एसेट्स आ गया है, तो इसमें से आप क्या कीजिए, स्टॉक हटा दीजिए, क्योंकि जो स्टॉक होता है, स्टॉक जो होता है वो लिक्विड एसेट्स की कैटेगरी में नहीं आता, तो आप स्टॉक को हटा दीजिए। बाकी पीछे आपका 1,00,000
85,000 रुपये आ जाएगा, तो 185,000। पहले आपका करंट एसेट डिटरमिन कर लो, उसमें से स्टॉक जिसको लिक्विड नहीं माना जाता है, क्योंकि स्टॉक को बेचना मुश्किल होता है। अगर एंड टाइम पे हमारे ऊपर कुछ लायबिलिटी आ जाए तो आप एकदम से स्टॉक को बेच नहीं सकते, तो उसे लिक्विड एसेट्स नहीं माना जाता है। तो 185,000 इसका आंसर रहेगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 3:1, वर्किंग कैपिटल इज 30,000, द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी इज। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, और आप अगेन इस क्वेश्चन को भी आप ऑप्शन लगा लगा के सॉल्व कर सकते हैं। देखो, आप मैं अगर ऑप्शन लगा के आपको बताऊं तो इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। आप जानते हो ना, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी हटाते हैं तो वर्किंग कैपिटल होता है, ठीक है। और ये भी गायब है और ये भी गायब है। अब ये 12 और 24 तो हो नहीं सकते, क्योंकि अगर ये 12 और 24 होते तो आपका जो नतीजा होता वो माइनस का 12 आता, तो ये तो हो नहीं सकता। 21 और 45 ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपका जो नतीजा आता फिर वो माइनस का 24 आता। 45 और 15 रखने पे यहाँ 30 आता है, और इस क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल 30 है। लेकिन अभी दूसरा चेक ये करना है कि करंट रेशो 3:1 है क्या। तो करंट रेशो 3:1, तो करंट रेशो बराबर करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स 45,000 रुपये है और करंट लायबिलिटी 15,000 रुपये है, और सॉल्व करने पे 3:1 है। तो इस क्वेश्चन के दोनों क्राइटेरिया पूरे हो गए, हमारा वर्किंग कैपिटल भी पूरा हो गया और हमारा करंट रेशियो भी पूरा हो गया। इसलिए आप कह सकते हो कि इसका आंसर 45-15 है। तो ऑप्शन लगा के भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर अच्छा लगा है तो अपने किसी दोस्त के साथ या किसी ग्रुप में शेयर करना चाहें तो डेफिनेट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं और भी बहुत सारे वीडियोज़ इसके ऊपर बनाऊँगा, आगे भी बहुत सारे MCQs लाऊँगा। तो थैंक यू वेरी मच।